हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम डिस्कशन करेंगे 70वीं यूपीएससी फाउंडेशन के लिए ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, जिसमें आज हम वीडियो में देखेंगे कि 70वीं यूपीएससी के लिए पैटर्न क्या है उनका और क्या सिलेबस है, क्या ट्रेंड रहा है कुछ साल में। 69 में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, 68 में आपके किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्या पीटी का और मेंस का सिलेबस है, ज्योग्राफी पोर्शन का क्या डिस्क्रिप्टिव सिलेबस है, सारा ये सब आज डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं क्या नाम है कि पैटर्न क्या रहा है बीपीएससी का। जैसे देखिए, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय होता है। उसके बाद मेंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है। लास्ट ईयर ये चेंज किया गया। अब इसमें 5 पेपर होंगे, जैसे कि 2 तो क्वालिफाइंग पे, एक तो हिंदी का और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। 2 जीएस के पेपर होंगे, एक एसए का पेपर होगा। एसए का पेपर और जीएस के पेपर 300-300 नंबर के होंगे। हर किसी का टाइम 3 घंटे का, तो टोटल 900 नंबर का ये आपका होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 120 क्वेश्चन का होगा। आपकी जो मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट, वो 900 और 120 पे लगेगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि 70वीं यूपीएससी के लिए पीटी का सिलेबस जो ज्योग्राफी पोर्शन के लिए है वो क्या है। अब बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, और उसको जब थोड़ा सा बड़ा किया है तो उसने कहा है कि भूगोल विषय में भारत और बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल, ये सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इससे मेंस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जिनमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताएं सम्मिलित होंगी। अब देखिए, पीटी का उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन क्या होता है, कई बार देखा गया वो आपसे यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेता है, मैप से क्वेश्चन पूछ लेता है, या अदर स्टेट के कुछ चीजों से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। अब हम देखते हैं क्या नाम है कि मेंस का सिलेबस क्या है। जैसे मेंस में ज्योग्राफी का सिलेबस है कि भारत का भूगोल, आपको जीएस पेपर 2 में ये आएगा। और भारत और बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की जो योजनाएं होती हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, मनरेगा है, इन बारे में बात, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। इसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। मेंस का ट्रेंड देखा गया है कि वो बिहार और सिर्फ इंडिया तक ही सीमित रहता है, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है नॉर्मली। तो हमें इसमें बिहार की ज्योग्राफी पढ़नी है और इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 69 बीपीएससी और 68 बीपीएससी में ज्योग्राफी वाला पोर्शन का क्या ट्रेंड रहा है। जैसे ज्योग्राफी के 12 क्वेश्चन आए 69 बीपीएससी में, और बिहार स्टैटिस्टिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन जो बिहार से आए, तो टोटल 18 या 19 क्वेश्चन के करीब 69 बीपीएससी में आए। और 68 में 10 क्वेश्चन भारत के भूगोल से आए, जबकि बिहार स्पेसिफिक में से वही फिर 3 से 4 क्वेश्चन। तो ट्रेंड क्या रहता है कि 16 से 22 के क्वेश्चन के बीच, 150 में से 16 से 22 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन से आएंगे। देखिए, अब ज्योग्राफी का हम थोड़ा डिटेल में सिलेबस देखते हैं। जैसे जनरल ज्योग्राफी से वो पूछेगा यूनिवर्स, मोशन ऑफ अर्थ। यूनिवर्स में वो पूछ सकता है क्या कि ग्रहों के बारे में, शुद्ध ग्रह के बारे में, उल्का के बारे में कि उल्का, जैसे 69 में उसने पूछा था पल्सर। अब पल्सर जो है वो तारों से क्वेश्चन पूछा था उसने। अक्षांश रेखा से पूछ सकता है, देशांतर रेखाओं से पूछेगा, फिजिकल ज्योग्राफी में स्थल मंडल से पूछेगा, जल मंडल से पूछेगा, वायुमंडल से पूछेगा और जैव मंडल से क्वेश्चन पूछेगा। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, और एनिमल, ये सब डाटा आपको क्या नाम है इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाता है या कुछ मैगजीन से मिल जाता है। इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन, कौन सा रिसोर्स कहाँ है, लोहा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मैग्नीज के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ज्योग्राफी, जब बिहार ज्योग्राफी की बात करेंगे तो बिहार में कौन कौन से रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ है, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे।
अब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो स्पेसिफिक्स एवं ट्राइबल्स के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, जैसे कालाहार स्तर में कौन सी जनजाति निवास करती है, भारत में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। पॉपुलेशन सेंसस, अब तो हमारा 2011 का सेंसस, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बिहार का जनघनत्व ज़्यादा है, क्या कारण है कि जो भारत का जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है कि उसमें इतनी सघन जनसंख्या क्यों है। माइग्रेशन कि लोगों का माइग्रेशन क्यों होता है, जैसे बिहार और यूपी के लोग ज़्यादा गुजरात में और महाराष्ट्र में माइग्रेशन करते हैं, क्यों करते हैं। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब रीजनल ज्योग्राफी में हम देखेंगे जैसे एशिया वाले पोर्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद वो साउथ अमेरिका से क्वेश्चन पूछता है और अफ्रीका से। अच्छा, तो इन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जितना जनरल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस हिसाब से थोड़ा कम पढ़ेंगे इन्हें। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में ये आपके लिए पीटी और मेंस के लिए दोनों मोस्ट, इनसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल नेचर कि इंडिया का विस्तार जो है किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक है, किस अक्षांश से लेकर क्या हम उत्तरी अक्षांश में आते हैं या दक्षिणी अक्षांश में आते हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पूछेगा कि नदी कौन सी नदी कहाँ से होकर बहती है, कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं, किस लिए फेमस है, कौन सा बांध उस पर बना हुआ है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट किस तरह का मौसम किस क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कि कहाँ किस तरह का वन अब आपको देखने को मिलते हैं। सॉइल ऑफ इंडिया कि भारत की जो अलग अलग, भारत विविधताओं का देश है तो मिट्टियां भी अलग अलग तरीके की मिलती हैं। जैसे आप नॉर्थ जो भारत का विशाल मैदान, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें आपको जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही आप मध्य प्रदेश के एरिया में जाएंगे तो आपको काली मिट्टी ज़्यादा देखने के लिए। एग्रीकल्चर का अब उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो आपको देखने के लिए मिलता है गेहूँ, गन्ना, ये सब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे आप एमपी में जाएँगे तो आपको सोयाबीन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। राजस्थान में जाएँगे तो बाजरा और रागी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। भारत के मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज़ क्या हैं? इंडियन मेजर इंडस्ट्रीज़, भारत की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या हैं? कोयला, आपका कोयला हो गया, एनर्जी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया क्या है? रेलवे कैसे काम, मतलब रेलवे का विस्तार कैसे है? हाईवे जो बन रहे हैं उनका विस्तार कैसे है। डेमोग्राफी सिस्टम एंड अर्बनाइजेशन, वही शहरीकरण। रेस एंड टाइप, इंडिया में कौन कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं। अब ज्योग्राफी और बिहार में है, जैसे बिहार का इंट्रोडक्शन और लोकेशन ऑफ बिहार कि बिहार में कौन सी जगह कहाँ स्थित है। गंगा कैसे बिहार को दो भागों में विभाजित करती है। क्लाइमेट ऑफ सॉइल ऑफ बिहार, बिहार की सॉइल और क्लाइमेट कैसा है। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, गंगा की सहायक नदियां का क्या है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन बिहार देखना है आपको। फॉरेस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार देखना है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लानिंग इन बिहार और ट्रांसपोर्टेशन इंडिया, ये सब हम इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे जब 70वें फाउंडेशन में हम आपको बीपीएससी के फाउंडेशन में आपको पढ़ाएंगे। अब देखते हैं कि हम क्या नाम है 69 बीपीएससी में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ट्रेंड रहता है, कितना डीप पढ़ना है, कितना। अब देखिए सिलेबस में आपको इसके बारे में नहीं दिया गया, लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्मांड पल्सर क्या है। अब तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, किसी तारे का विस्फोट है। इसका आंसर होगा किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगे। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या नाम है। अब ये सारा क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का है, जबकि सिलेबस में फिजिकल ज्योग्राफी प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस के सिलेबस में है जबकि उसमें नहीं है। तो इसका आंसर होगा समुद्र तल का। जैसे हम जब पढ़ेंगे तो टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में जानेंगे। अगला क्वेश्चन है भूपटल के टुकड़े मेटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत पर क्या। अब ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। फ्रेंच सिद्धांत भी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का थोड़ा सा हिस्सा है लेकिन अलग है। महादेवी भाव सिद्धांत क्या है, प्लेट सीमा सिद्धांत क्या है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ जानेंगे। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी दोनों का मिक्स है। जैसे सेवरेज टूरिज्म के संदर्भ में रूची द्वीप, एमी साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जहाजों के मलबे के पता लगाया। अब आपको करंट से अपडेट पता होना है, क्या नाम है कि रिसेंटली क्या घटा है, तो इसके लिए आपको अखबार पढ़ना है या सीए की क्लासेस चलेंगी हमारी, उनमें देखेंगे। तो ये गोवा तट के बाहर इसका आंसर होगा 10। अब ये इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी मिक्स क्वेश्चन है। 10 कैपिटम नस्ल एशियाई विशाल कछुए मलेरियम एमएस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें अब इसका आंसर है नागातागी, जो क्या है आपका नागालैंड में है। पेरियार आपका केरल में है, पैच आपका मध्य प्रदेश में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ेगा। तो ये सब देखेंगे। यूएई के रियासती राज्य क्या है। अब ये
स्टैटिक जीके का पोर्शन है। अब ये क्वेश्चन याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको हम एलिमिनेशन तकनीक से कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला इसमें क्या है, बहरीन, आपको पता है बहरीन जब एक देश है तो वो किसी राज्य का हिस्सा कैसे, मतलब किसी देश का हिस्सा कैसे हो सकता है। उसके बाद आपका आता है दुबई, दुबई, और उसके बाद क्या है, रियाद। अब रियाद किसी कंट्री की राजधानी है, कैपिटल है, तो यूएई का तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इसमें भी देश है, बहरीन है, कुवैत है, तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है और ये वाला, तो सिर्फ ये वाला सही है। इसको आप एलिमिनेशन तकनीक से कर सकते हैं। नॉर्मली याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो इन ऐसे क्वेश्चनों को आप एलिमिनेशन तकनीक से कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन आया। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे मीठी पानी की झील है। चलिए आगे चलते हैं। ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, ये बात सही है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा और रवांडा और केन्या से मिलती है। नहीं, इसकी सीमा जो है वो 3 देशों से मिलती है, जिसमें आपका रवांडा नहीं है। तंजानिया से मिलती है, युगांडा से मिलती है और केन्या से मिलती है, जबकि रवांडा से नहीं। तो ये वाला गलत हो गया आपका। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा की जीजा के पास झील से, ये वाला भी सही है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ये गलत है, अब ताकि टाइमिंग की शॉर्टेज होती है, तो हम कई बार ना ये गलत नहीं देख पाते हैं। तो क्या करें, आपको इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसको ऐसे लगा लें, तो उससे क्या है आ जाता था। अब इसमें क्या रहेगा कि इसका ऑप्शन क्या है, डी 1 और 3। अब ये वाला क्वेश्चन है, हीट वेव से संबंध में निम्न कथनों पर विचार किया। यदि मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। ये पहला है। दूसरा कथन क्या है, यदि किसी इलाके, पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। ये दोनों ही कथन गलत। ठीक है, हीट वेव जब चलेगी, जब तो उस तरह का 30 डिग्री से इतना टेम्परेचर नहीं, 40 से ऊपर होना चाहिए जब आपकी हीट वेव चलेगी। और जब भी क्या नाम है, हवा तेज चले जब आपकी हीट वेव चलेगी। उससे क्या होता है, जब मौसम गर्म होता है तो हवा ऊपर की तरफ उठती है, इसे कहता है वायुदाब। नीचे का वायुदाब क्या होता है, कम, और उसके पूर्ति के लिए दूसरी हवाएं आती हैं, तो उससे पवन बहती है। आप पवन बहती है या वायु बहती है, इससे ही वायु की दिशा दिशा डिसाइड होती है कि वायु की दिशा किस तरफ है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण नदी किस गांव के पास से निकलती है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा, जब जा जब जाके कुछ। अब इतना डीप क्वेश्चन सॉर्ट, किस नदी से निकलती है, किस गांव के पास से निकलती है, तो ये है आपका आंसर है इसका, नगरी। अगला क्या है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो आप बिहार बिहार के लोगों को पता होगा क्या नाम है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, नारायणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव आवरण बिहार में है। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। दुधवा कहाँ है आपका, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। गजनेर वन्यजीव आवरण आपका कहाँ है, ये राजस्थान में पड़ता है आपका। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ पड़ता है, ये भी आपका बिहार में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है आपका, मुंगेर में। तो इसमें अभयारण्य बिहार में कौन सा, वाल्मीकि बिहार में। चौथा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला और चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें पर्यावरण वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो हम उसमें आईयूसीएन की रेड लिस्ट क्या होती है, आईयूसीएन क्या है, रेड लिस्ट क्यों जारी करता है, लुप्तप्राय जीव क्या होते हैं, संकट में कौन से जीव होते हैं, और जो लुप्तप्राय हो चुके हैं तो इन सबके बारे में पढ़ेंगे। इनमें से कौन क्रिस्टलीय, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इससे प्रभावी रूप से अंदर आता है, ये बात सही है, ये वाले भी सही है। यह इकोलोकेशन का प्रयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये बात भी सही है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई, ये बात भी सही है, 2009 में इसको मान्यता दी गई। तो इसमें क्या उपरोक्त सही ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेस जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। अब घाना आपका अफ्रीका में है, ठीक है, और ब्राजील आपका साउथ अमेरिका में है। किसी समय ये महाद्वीप अंटार्कटिका के साथ एक साथ संयुक्त थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जब होगा, जब आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा होगा, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, बिहार में निम्न में से किस जिले में सोना पाया जाता है। ठीक है, मुंगेर में नहीं पाया जाता, सारण में नहीं पाया जाता, सिवान में, ये कहाँ पाया जाता है, जुमई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी नहर किसका निर्माण इसमें से किस नदी पर किया जाता है, ये गंडक नदी पर बनी हुई है त्रिवेणी नहर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणाली को उनके विवरण से मिलान कीजिए, जैसे धारवाड़ चट्टान प्रणाली,
अब धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है वो सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। और विध्यन चट्टान प्रणाली जो है आपका वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और शैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं, ठीक है। उसके बाद कार्टनरी, कार्टनरी जो होती है आपकी वो नई मिट्टी से बनी होती है, क्या नाम है कि जो नदियों द्वारा जो मिट्टी जमा होती है उससे जो कार्टनरी बनती है। तो महान हिमालय और प्रायद्वीप नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से, ठीक है, जब नदियां पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं तो अपने साथ अवसाद लाती हैं, अवसाद का निक्षेपण होता है, उससे इस चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तिर्तनी चट्टान प्रणाली। तिर्तनी चट्टान प्रणाली जो पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहले का तीसरा, दूसरे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ कुछ सवाल आपके रह गए हैं, ठीक है। ये निम्न में से कौन सा समुद्री जीव विविधताओं के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वालामुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, ठीक है। अब ये कैसे, अब जो नंदा देवी बायोस्फीयर है ये सिक्किम में है, तो यहाँ समुद्र का कोई मतलब नहीं है। सुंदरवन, अब आपका सुंदरवन देखते हैं, सुंदरवन आपको पता है वेस्ट बंगाल में है, जो डेल्टा में है, ठीक है। अब नीलगिरी, अब डेल्टा बना, अब सुंदरवन जो है वो डेल्टा बनाता है ना कि ज्वालामुख बनाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर आपका कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मन्नार खाड़ी, जो आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निश्चित समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच जीरो डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय। अब देखिए ये अंतरराष्ट्रीय रेखा है, इस तरफ का जो समय होता है जो ईस्ट, इधर ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट, ठीक है। वेस्ट ईस्ट का समय इससे आगे होता है, कहाँ होता है, आगे। अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो इधर 12 से ज्यादा बजेंगे, ठीक है। जैसे जैसे इधर जाते हैं तो समय घटता है, इधर 12 से कम बजेंगे, ठीक है। अब 90 पूर्वी देशांतर जो ईस्ट है वो इस तरफ पड़ेगा आपका, ठीक है। अब 1 डिग्री पीछे जाने पे क्या होता है, 4 मिनट के बराबर होता है, कितने का, 4 मिनट के बराबर। और 15 डिग्री को मान लेते हैं हम 15 मिनट, 15 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 घंटा के लिए, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 6 घंटा पहले। तो इससे 6 घंटे पहले अगर होगा तो ये दोपहर के 12 बजे हुए हैं, मतलब 12 PM बजे हैं, 12 PM हो रहे हैं। तो इससे पहले होगा तो 6 घंटे पहले का मतलब है कि यहाँ 6 PM हो रहे होंगे, कितने, 6 PM, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कई बार क्या होता है यहाँ गलत देता है, और जल्दी जल्दी में क्या है हम पढ़ते नहीं है और एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अब नेगेटिव मार्किंग होती है, क्वेश्चन 1 नंबर जो आता हुआ आपको वो भी गलत हो गया और उसकी जगह आपका 1/3 नंबर और खत्म हो गया, ठीक है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, नहीं, गलत बात है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, देखेंगे इसे। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पेट्रोलियम पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाया जाता है, नहीं। तो इसका कौन सा जी, अवरक कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। अब ग्लोब में 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा क्या है, आपको पता है ये होता है इस तरह से अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री होता है, 90 ऊपर होती है, इसमें 90 नीचे होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लेके बहुत विवाद है, ठीक है। इसका आंसर जो आयोग ने माना है वो 180 माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग या तो इसका 179 होना चाहिए या 181 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्रुवों की जो रेखा 90 वाली को उसको नहीं मानते हैं, दोनों खत्म, तो 191, और आप 0 डिग्री और 90 मानते तो 181। अब आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, 180, ठीक है। अब आयोग तो आयोग है। कोसी मैदान, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है, इसका है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है। आपको पता है भारत की मानक रेखा है 18.25 ईस्ट, ठीक है, 82.5 ईस्ट है। और अक्षांश रेखा कौन सी काटती है, 1/2, ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये भारत मानक समय रेखा है और ये, अब ये दोनों मिलती हैं आपकी एमपी वाले पोर्शन में, कहाँ, एमपी वाले, और एमपी में क्या है, बघेलखंड, क्या है, बघेलखंड, ठीक है। चलो इसका क्या होगा, बघेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, ठीक है। उत्तरकाशी लगता है, चमोली लगता है, अल्मोड़ा नहीं लगता है, ठीक है।
अगला क्या है, एल नीनो धारा। जब हम भारतीय मानसून पढ़ेंगे ज्योग्राफी वाले उसमें उसमें ला लीना पढ़ेंगे एक तो, और एक एल नीनो पढ़ेंगे। ठीक है, ये भारतीय जो मानसून होता है उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ, पेरू के तट पे। कहाँ, पेरू के तट में। अब पेरू कहाँ स्थित है, पेरू आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम पीटी क्वेश्चन ये थे। आपने देखा क्या नाम है कि ये जो पीटी के क्वेश्चन थे वो आपके 18 से 20 के करीब थे, क्योंकि उसमें इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन था, कुछ करंट अफेयर्स के सवाल थे, कुछ आपके बिहार ज्योग्राफी से थे। ठीक है, अब देखते हैं हम मेंस के क्वेश्चन के। मेंस में जो 69 बीपीएससी हुई उसमें मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा, मानसून से दो क्वेश्चन आए। एक था भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि तथा विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, आपका 8 नंबर में आया लघु प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, इन पे अभी हम विस्तार में डिस्कशन करेंगे। भारत में अगला क्वेश्चन था, भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, पूर्ति के लिए पर्याप्त है या नहीं है, भारत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, समीक्षात्मक वर्णन करना है आपको। अब इसमें क्या होता है, समीक्षा करनी है। ठीक है, जो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, अगला क्या है, भारत के पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा इस क्षेत्र में देश में इसके भविष्य का विश्लेषण। ये इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी दोनों का क्वेश्चन है, और इसमें आपका थोड़ा सा डाटा भी लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इसकी सामाजिक आर्थिक दशाओं का स्तर कीजिए। अभी आपको पता है बिहार में जाति जनगणना हुई है, उसको देखते हुए बीपीएससी ने करंट और ज्योग्राफी मिक्स कर दिया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के प्रमुख भारत के प्रमुख भौतिक विभागों को विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित है। इसको हम अभी विस्तार से डिस्कस करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आया था 69 बीपीएससी में, ये है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 38 नंबर के ये क्वेश्चन थे। ठीक है, क्या था, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए कि बिहार की जो जलवायु है उसको कौन कौन से। अब किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या होता है कि उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या होती है, कि किस अक्षांश पे वो स्थित है। उसके अलावा वहाँ उच्चवाच कैसा है, वनों की स्थिति कैसी है। ठीक है, सिंचाई मतलब नदियों का वितरण कैसा है, ये वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र किस प्रकार व कितने भागों में विभाजित किए जाते हैं, किए हैं, यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, इन मौसम को कृषि के प्रभाव पर विवेचना कीजिए कि किस मौसम में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि गर्मी में वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, ग्रीष्म ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, शरद ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में जनसंख्या निर्देशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए, राज्य की कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर विचार। अब ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की मानसून प्रणाली। अभी एक शॉर्ट में क्वेश्चन आया था, अब लॉन्ग में मानसून से आया। ठीक है, भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, इसका प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यापकता का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन हमने लिए हैं उनका विस्तार में डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे, तो हम दोनों क्वेश्चनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले कहते हैं क्या नाम है कि भारतीय मानसून तंत्र या भारत की मानसून प्रणाली। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या नाम है कि मानसून क्या है। मानसून क्या है, मानसून स्थायी पवने हैं। कैसे पवने हैं, अस्थायी पवने हैं। ठीक है, और भारत की जो जलवायु है इसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। कैसी जलवायु कहते हैं, मानसूनी जलवायु। अब ये अरबी भाषा का शब्द है, मानसून जो है किस कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या नाम है कि मानसून प्रणाली। अब जो भारत में जो मानसून हवाएं हैं, ठीक है, भारत में जो मानसून हवाएं हैं वो दो तरीके,
अब जो शीतकाल में जो चलती हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं, एक शीतकाल में और एक ग्रीष्मकाल। ठीक है, ठीक है। शीतकाल में, शीतकाल का जो टाइम होता है, अब शीतकाल में जो हवा चलती हैं वो दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं। किस तरफ की? उत्तर पूर्व की तरफ। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, उत्तर पूर्व से कहाँ चल रही है, और ग्रीष्म काल वाली कही थी दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम से कहा उत्तर पूर्व की तरफ, और इसे ही हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो भारत का मानसून है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसी से 80% वर्षा होती है भारत में। ठीक है, बाकी 20% इससे या पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, अब देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है ITCZ, इसको क्या बोलते हैं? जो ITCZ होता है ये होता है अंतर ITCZ क्या होता है? जब आपको पता है कि जो भारत स्थित है वो 8 से लेके आपका 8 डिग्री से लेके और विषुवत रेखा के जो है हमारी इक्वेटर जो है उसके बहुत नजदीक है। तो आपको पता है पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो क्या होता है गर्मी के मौसम में जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, जब यहाँ लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ गर्म होकर वायु ऊपर बढ़ती उठती है। जब ऊपर वायु उठेगी तो यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। कैसा? लो प्रेशर का। अब आपको पता है कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ बहती है। ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ बहती है। तो जब यहाँ लो प्रेशर बनता है तो इस तरफ से जो ठंडी वायु होती है उसका स्थान लेने के लिए इस तरफ आती है, तो अपने साथ वो नमी नमी लेके आती है, और नमी लेके आती है फिर यहाँ पे संघनन के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है, वो ही मानसून आपको सुना होगा, क्या नाम है कि केरल के तट पर मानसून 1 जून के करीब टकरा जाता है। वो इस क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और अपने साथ इस तरफ से हवा उसका स्थान लेने के लिए आती है, जिसके कारण मानसून वर्षा होती है। ऐसा ही क्या होता है ठंड के मौसम में, ITG जो हो जाता है वो विषुवत रेखा से इस तरफ चला जाता है, मतलब साउथ की तरफ। तो यहाँ से फिर हवाएं इस तरफ वापस आती हैं। अब क्या होती है पहले के मुकाबले ये शुष्क होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ तो नमी समुद्र के ऊपर से गई है तो नमी होती है इनमें, लेकिन जब धरातल से आ रही हैं तो शुष्क होती हैं। तो इसलिए इनसे वर्षा जो है 20% के करीब होती है, जबकि इससे वर्षा कितनी होती है? 80% के करीब होती है। लेकिन ये जो वेस्टर्न घाट का ये वाला पोर्शन है इसमें वर्षा करती है, जो वर्षा आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये आपकी मानसून प्रणाली होगी। अब इसका इसका प्रकार मैंने आपको बता ही दिया, क्या नाम है कि शीतकाल में, एक शीतकाल में चलती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है, और जो ग्रीष्म काल में चलती है, जो ग्रीष्म काल में चलती है वो आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती है। ठीक है, अब इसका वितरण कैसे होता है मैंने आपको बताया था, क्या नाम है अभी कि यहाँ से। अब वितरण क्या होता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है अरब सागर का भाग और एक होता है आपका बंगाल की खाड़ी का पोर्शन। ठीक है, जो अरब सागर का पोर्शन है वो आपका, जो आपका अरब सागर का पोर्शन है वो आपका इस तरफ से, यहाँ से, ठीक है, ऐसे जाता है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून का इस तरफ से जाता है, और दो ये फिर क्या नाम है हिमालय से टकरा के यहाँ, इसलिए उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं उनमें अच्छी खासी, आपको पता है सबसे ज्यादा वर्षा का क्षेत्र क्या है? मानसीराम, ये भी आपका उत्तर पूर्व में है। यहाँ इसलिए ज्यादा वर्षा होती है, और फिर ये हिमालय के किनारे किनारे तलहटी में ये दोनों आपस में यहाँ मिलती हैं और उत्तर भारत में मानसूनी वर्षा करती हैं। कैसी वर्षा करती है? मानसूनी वर्षा। ठीक है, आपको पता है क्या नाम है कि जून के अंतिम सप्ताह में उत्तर के विशाल मैदान में ये मानसून पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ समानार्थी शब्द हैं, जैसे आपने सुना होगा नॉर्वेस्टर,
काल वैसाखी, और आपने सुना होगा आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, एक बार इन्हें देख लेते हैं। जैसे आपने क्या नार्वस्टर, तो नार्वस्टर जो है इसका नाम होता है आपका उड़ीसा में नार्वस्टर कहते हैं। ठीक है, इसे ही काल वैसाखी भी कहा जाता है उसी एरिया में। ठीक है, उसके बाद आती है आम्र वर्षा या चेरी ब्लॉसम। ठीक है, ये आपको कहते हैं साउथ इंडिया में, जैसे केरल के वाले पोर्शन में और कर्नाटक वाले पोर्शन। ठीक है, उसके बाद एक होता है चाय वर्षा। क्या? चाय वर्षा, चाय वर्षा बोलते हैं आपके असम वाले एरिया में। ये इसके कुछ शब्द। अब अगला इसमें क्या पूछा था उन्होंने कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या होती है। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है? ठीक है, देखिए जेट स्ट्रीम क्या होती है। जेट स्ट्रीम एक तरह की पछुआ पवने हैं। कैसी? पछुआ पवने। ठीक है, ये क्षोभ मंडल, आपको पता है वायुमंडल के स्तर है, उसमें क्षोभ मंडल में पछुआ पवनें चलती हैं और ये बहुत तीव्रता से चलती हैं। कैसे चलती हैं? बहुत तीव्रता से। ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। ठीक है, भारतीय मानसून को ये प्रभावित करती हैं आपकी। अब जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या होती है? पूर्वी जेट स्ट्रीम में क्या होता है, मैंने शायद ये वही मानसून है। पूर्वी साइड में उसमें क्या होता है कि तिब्बत वाला जो एरिया है गर्म होकर यहाँ क्या होता है, वायु ऊपर की तरफ उठती है। कैसे उठती है? ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, और यहाँ इसको दो भागों में बांट देती है, एक होती है दक्षिण की तरफ और एक होता है उत्तर की तरफ। वही दक्षिण वाली जो होती है यही आपकी जो शीतकालीन वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, उसे करती हैं। ठीक है, ओलावृष्टि होती अभी ओलावृष्टि होती है। ठीक है, ओलावृष्टि आपको देखा होगा आपके शीतकालीन मौसम में ज्यादा होती है। तो ये सब कारण किसके कारण होता है? उसी पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण होता है। अब जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या होती है? पूर्वी जेट स्ट्रीम जो होती है वो तिब्बत का जब पठार गर्म हो जाता है, इसकी ये 15 एक मिनट 15 डिग्री अक्षांश के करीब क्या नाम है आपकी पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, तिब्बत का जब पठार गर्म हो जाता है तो उनका स्थान वहां क्या होता है, क्षोभ मंडल पर उच्च दाब की, क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपको पता है 8 किलोमीटर से ऊपर होती है। और तिब्बत का पठार भी आपका कहना 7,000 से ऊपर है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या क्षेत्र बन जाता है? उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो उच्च दाब से ये हवाएं के कारण ये हवाएं प्रशांत महासागर की तरफ चलती हैं। किस तरफ चलती हैं? प्रशांत महासागर या हिंद महासागर की तरफ चलती हैं, इस पोर्शन में चलती हैं। उनसे क्या होती है? शीतकालीन वर्षा या ये सब वर्षाएं होती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में ऊर्जा के स्तर क्या है। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत क्या है, क्या ये घरेलू मांग पूर्ति के लिए पर्याप्त है? भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है। जैसे भारत में परंपरागत स्रोतों को आप देखेंगे तो क्या है, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, गैस है। ठीक है, अब गैर परंपरागत में क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद पवन ऊर्जा, उसके बाद ज्वार भाटा ऊर्जा, और उसके बाद आपका तापीय, जल तापीय ऊर्जा। ठीक है, ये आपके प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हैं। देखो इनका वितरण, जैसे आपको पता है कोल सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर जो है, कोल की वजह से हमारे यहाँ ज्यादा ऊर्जा की स्थापना से क्या नाम है, कितना 51% हिस्सा जो है वो कोल का ही है। ठीक है, बायोमास का 2.5 है, नाइट का क्या नाम 1.6 है, हाइड्रो से हमारे यहाँ 12% आता है, गैस से 6% है, न्यूक्लियर से 1.7 है, स्मॉल हाइड्रो जो छोटे छोटे बांध बने होते हैं उनसे 1% है, विंड पावर से 10% है, सोलर पावर से 10% है। अब ये आपको पता होना चाहिए क्या नाम है कि हमारे ऊर्जा के स्रोत क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या नाम है कि क्या घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है? नहीं।
अगर पर्याप्त होते तो हमें आयात करने की आवश्यकता क्या पड़ती, हम रूस से और क्या नाम है अरब देशों से इसको निर्यात करते हैं। ठीक है, तो स्थायी के लिए पर्याप्त नहीं है। अब भारत के लिए जो संभावित वैकल्पिक स्रोत क्या है कि हमको दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, तो उसके लिए क्या है, जैसे भारत सरकार अब काम कर रही है ज्यादा सौर ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा, ये हमारे वैकल्पिक स्रोत है। पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद आपका तापीय ऊर्जा होगी, बायोगैस हो गई, ये आपके वैकल्पिक स्रोत हैं जिनसे हम क्या नाम है घरेलू मांग जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। जितनी मतलब उत्पादन करेंगे उतना ही मतलब आयात पे हमको निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भारत ने अभी आपको पता है भारत एक सौर ऊर्जा आयोग बनाया था। ठीक है, अभी रिसेंटली के बजट में सौर सौर ऊर्जा के लिए अच्छा खासा बजट दिया गया। ठीक है, अब इसका हमको समीक्षात्मक, इसमें क्या था समीक्षात्मक वर्णन किया, और समीक्षात्मक वर्णन में हमको कहते हैं कि नकारात्मक चीज देखनी है और सकारात्मक चीज देखनी है। ठीक है, सकारात्मक क्या कहना कि भारत जो है अब की सरकारें जो है अच्छा निवेश कर रही हैं, बाहरी निवेश कर रही हैं। ठीक है, लोगों में जागरूकता है के लिए, जागरूकता के लिए अभियान चला रही हैं, अच्छी सब्सिडी दे रही हैं जिससे लोग कम रेट पे सौर ऊर्जा की बात। लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ नकारात्मक जो तत्व है वो ये है कि अभी जो है इतना निवेश, इसमें निवेश की जितनी आवश्यकता है उस स्तर पर अभी निवेश नहीं हो रहा है। ठीक है, जितने निवेश की आवश्यकता है उतना नहीं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अभी लोगों में जागरूकता की कमी है, उनको लगता है कि सौर ऊर्जा लगाएंगे वो महंगी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं। ठीक है, एक बार निवेश करना पड़ता है, उसके बाद जितना आप पूरे साल में खर्च करते हैं उससे कम का ही खर्चा होता है। और ये क्या है, अभी तकनीक अगर सरकार सब्सिडी मुहैया नहीं कराए तो ये तकनीक क्या है, महंगी तकनीक है। अभी क्या है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चिंता है, जैसे अगर बांध बनाएंगे हम तो उससे लोगों का निर्वासन होगा। ठीक है, लोगों को प्रवासन करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारी कृषि भूमि बेकार होगी, भूकंप का खतरा है, तो ये सब नकारात्मक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित। अब ये इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है। अब भारत के प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए, तो आपको पता है भौतिक विभागों में इसको विभाजित करने के लिए क्या क्या है, एक तो उत्तर का पर्वतीय भाग है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय भाग आपका ये भाग पर उत्तर का पर्वतीय भाग है। ठीक है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका उत्तर का पर्वतीय भाग है। उसके बाद क्या है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान है आपका। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आपका उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्या है, दक्षिणी पठार। क्या, दक्षिणी पठार जिसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका दक्षिणी पठार ये है। उसके बाद क्या है, तटीय भाग, क्या है, तटीय भाग जो आपका गुजरात से लेके, यहाँ से लेके ऐसे लेके ये और आपका वेस्ट बंगाल तक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थार का मरुस्थल, अरावली से इस तरफ की रेंज जो अरावली लेन से जो इस तरफ का एरिया है वो थार का मरुस्थल में आता है। ठीक है, अगला क्या है, द्वीपीय भाग। आपको पता है भारत के दोनों तरफ द्वीपीय भाग है, जैसे ये वाला लक्षद्वीप का एरिया और ये अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये भौतिक विभाजन है भारत का। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। आपको पता है बिहार राज्य की भूमि किसमें, उत्तर भारत के विशाल मैदान में। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान में है। ठीक है, अब इसका हमको विस्तार पूर्वक वर्णन करना, तो आपको पता उत्तर का विशाल मैदान कहाँ से, सिंधु सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी तथा उनकी सहायक नदियों पे है। ठीक है, सहायक नदियों के अवसाद, जो अवसाद है, जो मतलब अपने साथ अवसाद बहा कर आती है, उनके निक्षेपण से निवारण हुआ ना, अवसादों के निक्षेपण से इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, जब नदियां पर्वतीय क्षेत्र से मैदानों में आती हैं तो अपने साथ अवसाद लाती हैं, और जो पानी है उसकी, जो जल है उसकी स्पीड भी थोड़ी कम होती है, तो अपने साथ जो अवसाद लेती हैं वो उनका निक्षेपण करती हैं, जिससे मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक लेकर, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल तक विस्तृत। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। ठीक है, एक तो क्या है, उपजाऊ भूमि का क्षेत्र, कैसा, उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है। दूसरा क्या है, समतल सतह है, एकदम मतलब उच्चवाचों की कमी है। ठीक है, इतने ऊंचे ऊंचे इस तरह से पठार नहीं है, पर्वत नहीं है, तो समतल है। ठीक है, आपको पता है नदी घाटियों में पहले से ही जनसंख्या का सघन वितरण रहा है, इसलिए क्या नाम है, उत्तर के विशाल मैदान में अब भी जनसंख्या क्या है, सघन वितरण है। कैसा वितरण है, सघन वितरण। जनसंख्या आप देखिए, यूपी की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या देखिए आप, उसके बाद झारखंड देखिए आप, तो अच्छा खासा जनसंख्या का वितरण है इन क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद क्या है, कृषि बहुल क्षेत्र है। कृषि बहुल क्षेत्र क्यों है, यहाँ की जनसंख्या किस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस है, कृषि फोकस है, क्योंकि नदियों के कारण क्या है, सिंचाई उपलब्ध है। कैसे, नदियों के कारण सिंचाई है, के लिए आपको पानी आसानी से मिल जाता है, और कामों के लिए आपको पानी आसानी से मिल जाता है। मौसम अनुकूल है इस क्षेत्र का, जिस कारण क्या है, यहाँ की जनसंख्या कैसी है, सघन जनसंख्या। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं। ठीक है, चलिए आज यहीं मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।